नमस्कार विद्यार्थियों। भूगोल विषय में प्राथमिक व्यवसाय की जो विभिन्न श्रेणियां हम पढ़ रहे हैं उनमें से चौथी आर्थिक क्रिया है मत्स्य व्यवसाय। इससे पूर्व हमने आखेटन, भोजन संग्रह, कृषि एवं पशुपालन इनका अध्ययन किया। आज हम विश्व के अंतर्गत मत्स्य पालन जो कि प्राथमिक व्यवसाय की एक श्रेणी है इसका अध्ययन कर रहे हैं। मत्स्य पालन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, दो विधियों से किया जाता है। एक है स्वच्छ जल या ताजे पानी में मत्स्य पालन, दूसरा है खारे पानी अर्थात महासागरीय या सागरीय या समुद्रीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन। अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि जो ताजे या स्वच्छ पेयजल या पानी में जो मत्स्य पालन किया जाता है वो कृत्रिम विधि के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि पानी के क्षेत्र उनके अंदर मत्स्य बीज छोड़ करके उनको भोजन दे करके और फिर मत्स्य पालन किया जाता है। जबकि जो महासागरीय या समुद्रीय क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत अधिकांशतः प्राकृतिक तरीके से मत्स्य पालन किया जाता है। महासागरों के अंतर्गत बहुत लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तटवर्तीय क्षेत्र जो समुद्र से लगती हुई सीमा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ मछुआरों के द्वारा मत्स्य पालन का कार्य, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। ये व्यवसाय विश्व के बहुत सारे लोगों को आजीविका दे रहा है, आजीविका का आधार बन चुका है। बहुत सारे लोग रोजी रोटी प्राप्त कर रहे हैं इससे। मछलियों को पकड़ना, उनको बेचना और उनसे प्राप्त होने वाली आय से अपना जीवन चलाना एक मुख्य व्यवसाय बन चुका है। आज मछली पकड़ने की भी नवीन विधियां आ चुकी हैं। पहले मछुआरे जल में जाल फेंक करके और मछली पकड़ने का कार्य करते थे, जबकि आज ट्रॉलर्स जो एक प्रकार की मशीनें होती हैं जो समुद्र के अंतर्गत पानी में पाई जाने वाली मछलियों को पकड़ने का कार्य करती हैं। उनके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, जाल सिस्टम होते हैं। बड़ी बड़ी जहाज़ों पर जो जलयान होते हैं उनके ऊपर ही ये सारी मशीनें जो कि आधुनिक तकनीकी से लैस होती हैं, इन बड़े बड़े जहाज़ों पर ही मत्स्य को या मछलियों को संधारित करने का, उनको काटने का, सुखाने का और उनको उपचारित करके या साफ करके डिब्बा पैक करके बाज़ारों में निर्यात करने तक का संपूर्ण कार्य जहाज़ों पर किया जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत या इस प्रकार के मत्स्य पालन के अंतर्गत जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कुछ राष्ट्र बहुत आगे हैं। हमारा देश भारत, जिसकी 3 ओर से सीमाएं समुद्र से लगा करती हैं, तो मत्स्य पालन की दृष्टि से भारत भी एक आदर्श स्थिति वाला राष्ट्र है। लेकिन हमारे यहाँ पर अधिकांश लोगों का शाकाहारी होने की वजह से इतना उपयोग नहीं हो पाया है जितना कि यहाँ पर सुविधाएं हैं, जितना कि यहाँ पर स्थितियाँ हैं। लेकिन फिर भी इस व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि समुद्री भोजन को भविष्य का भोजन कहते हैं, भविष्य का खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम सूक्ष्म रूप से मत्स्य व्यवसाय के कुछ जो क्षेत्र हैं, मुख्यतः मछलियाँ समुद्र के जो किनारे वाले जो एक औसत
गहराई की स्थिति जो होती है, ना तो ज़्यादा गहराई में और ना कम गहराई में, एक औसत जो 100 फैदम तक की गहराई वाला स्थल जो होता है उसमें अधिकांश मछलियाँ पाई जाती हैं। और मत्स्य व्यवसाय के लिए एक आदर्श स्थितियाँ जो कि तापमान से संबंधित है, भोजन प्राप्त करने की है, जल का आगमन की है, इस प्रकार की कुछ स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर ये मौजूद हों। जो प्लैंक्टन जैसा जो मछली का भोजन होता है वो जहाँ पर मिलते हैं, अधिकांश मछलियाँ उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मत्स्य व्यवसाय के अंतर्गत जो संपन्न क्षेत्र हैं वो महासागरों के, वैसे तो मछलियाँ हर एक महासागर में, हर एक सागर में पाई जाती है, लेकिन विश्व के ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मछलियों का एकत्रीकरण होता है, वहाँ से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इनके अंदर प्रशांत महासागर का उत्तरी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का जो उत्तरी क्षेत्र है, फियरी बैंक जिसको कहते हैं, ये मछलियों का एक बड़ा केंद्र है। दूसरा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का भी उत्तरी भाग जो एक और यूरोप महाद्वीप की ओर है, दूसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर है, जिन्हें डागर बैंक एवं ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। ये मछलियों के सबसे बड़े केंद्र हैं। तीसरा है चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र है जहाँ पर भी चीन देश के द्वारा बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। चौथा है जापान सागर, जापान और रूस के मध्यवर्ती जो क्षेत्र है जहाँ पर धाराओं का मिलन होता है, यहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। जापान इस क्षेत्र में बहुत एक अग्रणी राष्ट्र बन चुका है जो अपनी कुल सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा मछलियों के व्यापार के द्वारा प्राप्त कर रहा है। मछलियों की कई प्रकार की किस्में होती हैं। व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो लगभग 2000 किस्म की मछलियां विश्व के अंतर्गत पाई जाती हैं, जिनमें छोटी से लेकर के बड़े बड़े आकार की व्हेल मछली जैसी प्रजातियां इन समुद्री जल के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से विश्व के अंतर्गत मत्स्य के ये बड़े क्षेत्र हैं जहां मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके बाद में प्राथमिक व्यवसाय का जो अगली श्रेणी है वो है लकड़ी काटना, लकड़ी कटाई का कार्य। विश्व में लकड़ी का उपयोग बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है, क्योंकि घरेलू कार्यों में, चाहे जिसमें भवन निर्माण हो, फर्नीचर हो, परिवहन के साधन हो, कृषि के औजार हों या अन्य प्रकार की मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत लकड़ी का उपयोग बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। लकड़ी कटाई, लकड़ी कटाई का कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत सारे लोग लकड़ी काटने के कार्य में संलग्न हैं। केवल लकड़ी ईंधन के लिए ही नहीं, आज बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करके और उनके प्राप्त विभिन्न किस्म की लकड़ी का उपयोग विशेषतः आज फर्नीचर में, भवन निर्माण के अंतर्गत किया जा रहा है। पहले केवल ईंधन के रूप में कोयला बनाने के लिए लकड़ी कटाई होती थी। लकड़ी कटाई
का भी आज आधुनिक तरीके से, आधुनिक मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कनाडा लकड़ी जो एक विशेष और महंगी लकड़ी की किस्म है, उसमें कनाडा राष्ट्र अग्रणी है। उत्तरी अमेरिका, जहाँ बहुमूल्य लकड़ी का उपयोग फर्नीचर निर्माण के लिए, परिवहन के साधनों के लिए, भवन निर्माण के लिए, खिलौने और अन्य मानवीय क्रियाओं में इसका उपयोग होता है। पूरी तरीके से मशीनीकृत लकड़ी उद्योग पूरी तरीके से इस पर आश्रित है। भारत में भी लकड़ी कटाई का कार्य प्राचीन समय से होता आ रहा है, लेकिन आज औद्योगिक युग में इस लकड़ी कटाई के कार्य को बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण के साथ इसका प्रचार प्रसार और प्रोन्नयन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लकड़ी का कटाई का कार्य एक निम्न श्रेणी का कार्य होता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के अंतर्गत औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार होने की वजह से इसको सार्वजनिक क्षेत्र के साथ जोड़ रखा है, लकड़ी कटाई के कार्य को, जहाँ पर बहुत सारे लोग मशीनों के द्वारा लकड़ी कटाई का कार्य करके उन्हें गट्ठर में बांधना, परिवहन के साधनों में उसकी लदाई करना, उद्योगों तक ले जाना, लकड़ी की चिराई करना और उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करना जैसे कार्य इससे संबंधित हैं। आज विश्व की लगभग 4% जो जनसंख्या है वो लकड़ी कटाई के कार्य में संलग्न है, जो अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान समय के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए लकड़ी कटाई के कार्य को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा या इसको हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी के स्थान पर वर्तमान समय के अंतर्गत रासायनिक उद्योग से प्राप्त होने वाली प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, लोहे का उपयोग किया जा रहा है, ताकि फर्नीचर जैसे, कागज़ जैसे उद्योगों के अंदर लकड़ी की जो आवश्यकता अधिक होती थी उसमें कमी लाने के लिए प्लास्टिक का फर्नीचर, लोहे का फर्नीचर उपयोग में किया जा रहा है। कागज़ उद्योग जो लुगदी से प्राप्त होता है और पूरी तरीके से लकड़ी पर आश्रित है, इसका भी विकल्प वर्तमान समय के अंतर्गत ढूंढा जा रहा है। कम से कम कागज़ का उपयोग करना या कागज़ की रिसाइकिल करके, पुनर्चक्रित करके और लकड़ी या पेड़ों को या वनों को बचाया जा सके, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध रह सके। इसलिए वर्तमान समय के अंतर्गत लकड़ी व्यवसाय को धीरे धीरे घटाया जा रहा है। इसलिए लोगों की वनों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे प्राथमिक व्यवसाय का जो अंतिम श्रेणी का कार्य है, जिसे कहते हैं खनन, खनन व्यवसाय। खनन या जिसे हम खनिज निकालना कहते हैं, खाने खोदना कहते हैं। आज विश्व में धरातल के नीचे खनिजों की बहुतायता पाई जाती है। आवश्यकतानुसार खनिजों को निकालना खनन कहलाता है। विश्व के अंतर्गत
लगभग 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान कर ली गई है, उनकी खोज कर ली गई है। लेकिन व्यावसायिक उपयोग जो है वो आज लगभग 200 प्रकार के खनिजों का ही किया जा रहा है। बाकी जो खनिज हैं वो कम मात्रा में हैं, कम गुणवत्ता वाले हैं, अनार्थिक हैं, प्राप्त करने की अभी तक सरल विधियां नहीं हैं। इन सब कारणों की वजह से उन बाकी खनिजों का अभी तक खनन नहीं हो रहा है, क्योंकि खनिज उद्योगों का कच्चा माल है। इसी कच्चे माल को उद्योगों में तैयार माल के रूप में मानव उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए, पदार्थ बनाने के लिए काम में लिया जाता है। प्राचीन समय में हमने इतिहास के पन्नों में कई युगों का अध्ययन किया। ताम्र युगे, लोहा युगे, कांसा युगे, ये ऐसे युग थे जिनके अंदर इन धातुओं का उपयोग हुआ है मानव जीवन में। इसलिए जिस युग में तांबे का उपयोग हुआ, तांबे का खनन होता था, अधिकांश औजार तांबे के बनते थे, तो उसे ताम्र युग कहते थे। आज वर्तमान समय के अंतर्गत लोहा एक आधारभूत खनिज है। लोहे का उपयोग सर्वाधिक किया जा रहा है, इसलिए आज के युग को अगर हम लोहा युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के युग, आज के जीवन का आधार लोहा बन चुका है। इसलिए खनन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खनन प्राप्त करने के लिए खनिजों की गुणवत्ता, प्राप्त करने की गहराई से विधि, खर्च, बाजार की मांग, उसकी उपयोगिता, शुद्धिकरण की विधियां, ये सब निर्भर करते हैं। अगर किसी राष्ट्र के अंतर्गत ये सारी विशेषताएं उस देश में मौजूद होती हैं तो वो अपने देश से प्राप्त खनिजों का उपयोग सर्वाधिक कर लेता है। जिस देश के पास में खनिजों को सरलता से प्राप्त करने की विशेषताएं नहीं होती हैं, उन देशों के अंदर खनिज बहुतायत मात्रा में जमीन में अभी भी दबे पड़े हैं। जिन राष्ट्रों ने बहुत पहले खनिजों को खोज करके और उनका उपयोग कर लिया, उनका लाभ प्राप्त कर लिया, आज वे राष्ट्र विकसित अवस्था में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं अफ्रीका के, एशिया के, जिन देशों के अंदर खनिज अभी भी ज़मीन तक दबे हुए हैं, जिनका उपयोग बाजार में नहीं हो रहा है। वो देश आर्थिक दृष्टि से आज विपन्न हैं, पिछड़े हुए हैं। खनिजों को प्राप्त करने के लिए खनिजों के प्राप्त होने वाली जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। पहली आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरित। ये 3 किस्म की 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं जिनमें अलग अलग किस्म के, अलग अलग महत्व के खनिज पाए जाते हैं। आज विश्व में जो भारी, वजनी और कठोर धातु बनाने लायक जो खनिज हैं वो अधिकांशतः आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं, अत्यधिक गहराई में पाए जाते हैं, क्योंकि सर्वाधिक जो खनिज हैं वो आग्नेय चट्टानों के अंदर मौजूद हैं। इनको प्रारंभिक चट्टान कहते हैं। जब विभेदन की प्रक्रिया हुई थी उस दौरान ये चट्टानें बनी और इसी समय में बनने वाले जो खनिज थे इन चट्टानों में पाए जाते हैं उनको आग्नेय
चट्टानों से युक्त खनिज, जिसके अंतर्गत लोहा है, तांबा है, सोना है, ये चाहे बहुमूल्य जो खनिज हैं वो अधिकांशतः आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं। भारत, चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं और आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले धात्विक खनिज बहुतायत मात्रा में इन देशों की भूमि में प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा चट्टानें होती अवसादी। इन अवसादी चट्टानों के अंदर अधिकांशतः ईंधन वाले खनिज पाए जाते हैं, जैसे डीजल और पेट्रोलियम जैसे खनिज हैं, प्राकृतिक गैस है, या अधात्विक खनिज जो परतों के रूप में पाए जाते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जा रहे हैं। अवसादी चट्टानें मध्य युग की चट्टानें हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से उथल फुथल और भूमि में जब परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन के दौरान ये चट्टानें निर्मित हुई और इनमें जो जैविक क्रियाएं उस समय हो रही थी, जैविक जो संसाधन थे वो उस प्रक्रिया के दौरान इन चट्टानों के बीच में दब चुके या दब गए और बदलते ताप घनत्व के आधार पर उनमें परिवर्तन हुआ और जिससे ईंधन खनिज निर्मित हुए हैं। आज अधिकांशतः पेट्रोलियम जो पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं वो सारे अवसादी चट्टानों से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये चट्टानें विभिन्न प्रकार के अवसाद के जमा होने से निर्मित हुई हैं और उन्हीं अवसादों के साथ में जैविक प्रक्रम जो थे वो उनके बीच में दबे। इसके आधार पर यहाँ पेट्रोलियम जैसे खनिजों का या ईंधन जैसे खनिजों का संचय इन अवसादी चट्टानों के अंतर्गत पाया जा रहा है। अधिकांश जो अवसादी चट्टानें हैं या तो समुद्रों के नीचे या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसलिए आज हम अगर देखें विश्व में जो सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम खनन किया जा रहा है या तो समुद्री क्षेत्रों से प्राप्त किया जा रहा है या फिर मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्रों से प्राप्त किया जा रहा है। चाहे हम भारत की बात कर लें, चाहे अमेरिका की बात कर लें या फिर जो अन्य इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब ये मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जबकि भारत, अमेरिका जैसे, वेनेजुएला जैसे हैं जहां सर्वाधिक मात्रा के अंतर्गत पेट्रोलियम या खनन का कार्य समुद्री क्षेत्र से किया जा रहा है। तीसरी प्रकार की जो चट्टानें होती हैं जिनमें खनिज का कार्य किया जा रहा है वो कायांतरित। इन दोनों यानी आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों के परिवर्तन से कायांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं। आग्नेय से सीधे कायांतरित हो सकती हैं या अवसादी से कायांतरित हो सकती है। दोनों प्रकार की यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों में समय के साथ होने वाले कायांतरण से, उनके रूप में परिवर्तन होने से कायांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं और इन चट्टानों के अंदर जो भी खनिज तत्व पाए जाते हैं उनमें भी परिवर्तन होता है, उनका भी कायांतरण होता रहता है। जिस प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, कोयला होता है वैसे तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेड़ पौधों के दमा होने से, लेकिन लंबे समय तक अगर यही कोयला दबा रहे और इसके ऊपर ताप और दाब का दबाव बढ़ता रहे या तापमान बढ़ता रहे तो भविष्य में यही कोयला कायांतरित रूप लेकर के हीरे में तब्दील हो जाता है, ग्रेफाइट में तब्दील हो जाता है। तो ये कायांतरण हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य जो चाहे पत्थर के पदार्थ हों, बेसाल्टिक जो चट्टानें होती हैं उनके अंतर्गत परिवर्तित रूप लेकर के और ग्रेनाइट जैसी पत्थर
इसी का बदला हुआ रूप है। आज जो विकसित राष्ट्र हैं वो खनिजों को अपने भूमि से निकालने की बजाय आयात करना उचित समझते हैं, क्योंकि खनिजों का खनन करना अब ज़्यादा खर्चीला होता जा रहा है। कि जैसे जैसे खनिज गहराई से प्राप्त किए जाते हैं या ज़्यादा ही इनको हम गहराई से प्राप्त करते हैं तो इन पर निकालने का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए जो विकसित राष्ट्र हैं, आज अमेरिका जैसी बात करें, कनाडा, ये देश अपने वहाँ से खनिजों को प्राप्त करने की बजाय दूसरे देशों से कच्चे माल के रूप में आयात करते हैं। तो विकसित राष्ट्र धीरे धीरे खनिज या खनन क्षेत्र से दूर हटते जा रहे हैं, जबकि विकासशील राष्ट्र अपने अधिकांश लोगों को आजीविका या रोजगार प्रदान करने के लिए और देश को आय प्राप्त करने के लिए खनन क्षेत्र को अभी भी बढ़ाते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन वे इस ओर ज़्यादा ध्यान देते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने विश्व में पाए जाने वाले प्राथमिक व्यवसाय की विभिन्न जो श्रेणियां हैं उनका अध्ययन किया, उनमें बनने वाले संभावित जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। अधिकांशतः बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत इस पाठ में से हमारे 2 नंबर का प्रश्न आया करता है, जो कि ज़्यादातर कृषि वाले बिंदु से उठता है, लेकिन छोटे रूप में हमें सभी बिंदुओं पर ध्यान देना है और इसका अध्ययन करना है।